सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि किसको बोलते हैं तो देख लो, डेफिनेशन लिखा गया है सीधा सा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता पदों के योग को, उपस्थित सांद्रता पदों के योग, ध्यान दो यहाँ पे, उपस्थित सांद्रता पदों की घातांकों के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देखो बहुत सिंपल है, एक अभिक्रिया हमने लिया ए और बी, दो यहाँ पे रिएक्टेंट हैं और ये दोनों मिलके कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीजें मिलके एक प्रोडक्ट बना रही हैं कोई भी, तो इनके देखो, इनके जो सांद्रता पद हैं, इनके जो सांद्रता पद हैं, सारी चीजें करते करते ना ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का कि यहाँ पे ये जो है एक ए है और एक बी है, इसकी सांद्रता कितनी है ए, इसके कितने मॉलिक्यूल हैं ए और इसके कितने मॉलिक्यूल हैं बी। समझ में आ रही बात? इसका मॉलिक्यूल है एक, इसके ए अणु है और इसके बी अणु हैं बी के। तो देखो इसका जो वेग समीकरण होगा वो क्या होता है dx/dt। dx/dt, dx क्या है? जो सांद्रता में चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है उसको dx बोलते हैं। माइनस क्यों साइन लगा है? क्योंकि ये जो है रिएक्टेंट हैं जो आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और प्रोडक्ट धीरे धीरे बनता जा रहा है। इसलिए इनकी जो सांद्रता में चेंज होती है उसको हम कैसे दिखाते हैं, निगेटिव में माइनस साइन लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे k एक स्थिरांक है, वेग स्थिरांक जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पे a जो है b है, ये इनकी सांद्रता है, a और b की सांद्रता है। अब इसका घातांक कितना है p और q। तो बोलोगे सर p और q कहाँ से आ गया? तो इसको देखो ध्यान से समझते हैं हम। छोटी सी चीज़ है ये कि यहाँ पे जो अभिक्रिया है इसमें तो दिख रहा है हमको कितने, कि ए के कितने मॉलिक्यूल हैं, ए का कितना अणु है ए, बी का कितना अणु है बी, लेकिन एक्चुअल में इस पूरे अभिक्रिया में जो वेग समीकरण बन रहा है ये, इसमें हम देख रहे हैं कि ए और बी, ये यहाँ पे देखने में तो लग रहा है कि ए जो अणु है और बी जो अणु है सारे मिलके क्रिया करके कुछ बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता हर समीकरण में। हर जो इक्वेशन हमारा दिया होता है, रासायनिक इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, तो इसमें हर मॉलिक्यूल जो दिया गया होता है वो क्रिया नहीं करता। तो जितने क्रिया करते हैं, जितना पार्ट क्रिया करता है उसको हम किससे डिनोट किए हुए हैं? यहाँ पे ए का कितना पार्ट क्रिया कर रहा है पी, ए का ए पूरा नहीं कर रहा है, ए में से कुछ पी मॉलिक्यूल है जो क्रिया कर रहा है और बी में से क्यू मॉलिक्यूल कर रहा है क्रिया। तो ये जो है जो क्रिया कर रहे हैं उनका योग करोगे तो क्या मिलेगी? अभिक्रिया की कोटि। समझ में आ रही है बात? अगर ए की सिर्फ कोटि जाननी हो तो कितनी है पी, मतलब ए का पी पार्ट ही क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, बी का क्यू पार्ट ही क्रिया कर रहा है। तो इसलिए जो संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि होगी वो n = p + q होगी। p + q ही मॉलिक्यूल हैं, इसमें पूरे ए और बी मॉलिक्यूल पूरे क्रिया नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पी और क्यू ही क्रिया कर रहे हैं। तो अभिक्रिया की कोटि समझ में आ गई कि रासायनिक अभिक्रिया का एक वेग समीकरण लिख दो। वेग समीकरण में जो सांद्रता पद है इसके ऊपर जो घातांक हैं उसको ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे आणविकता किसको बोलते हैं? अभिक्रिया की आणविकता, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है इसके संपन्न होने के लिए उसके आरंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। जो आरंभिक पद में जितने अणु हैं सबको हमने क्या बोला हुआ है, सबका योग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? आणविकता। ए के कितने अणु हैं ए, बी के कितने अणु हैं बी। तो आणविकता बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जितने अणु यहाँ पे प्रेजेंट है, उपस्थित हैं, जो भी भाग ले रहे हैं उनको हमने क्या बोल दिया? आणविकता टोटल a + b। इसको देख के हम निकाल सकते हैं, एकदम थ्योरेटिकल है, लेकिन ये p और q है इसको देख के नहीं निकाल सकते, ये प्रैक्टिकली लैब में करके देखा जाता है,
तब जाके हमको पता चलता है कि कितना पार्ट भाग ले रहा है, एक्चुअल में कितना पार्ट बी का भाग ले रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये आणविकता में और अभिक्रिया की कोटि दोनों के डेफिनेशन में अंतर है। इनका अंतर भी पूछता है बार बार, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग करके इनका अंतर लिख दिया है। आणविकता को एक और वर्ड बोलते हैं अणु संख्यकता, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना हमको। फिर से एक बार देखते हैं आणविकता में, ये आणविकता क्या होती है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या, जितने अणु भाग ले रहे हैं इनके कुल अणुओं की संख्या आणविकता होती है। लेकिन अभिक्रिया की कोटि देखो, अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या है, सिर्फ उन्हीं अणुओं की संख्या है जो P और Q है। किन अणुओं की संख्या? जिनका सांद्रण परिवर्तित होता है, जो परिवर्तित होते हैं, जिनका कंसंट्रेशन चेंज होता है, जिनका नहीं होता उसको नहीं लेते। लेकिन देखो इसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है? यह सैद्धांतिक पद है। सैद्धांतिक पद मतलब क्या? इसको देख के सिद्धांत से ज्ञात किया जा सकता है। एक इक्वेशन को देखो सिद्धांत से और a + b सिद्धांत से निकल गया। लेकिन इसको, ये जो P और Q है, P + Q है, इसको हमने कैसे निकाला हुआ है? प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। प्रयोग से मतलब कि लेबोरेटरी में इसको करके देखा जाता है। इसके बाद क्या बोल रहा है? यह हमेशा पूर्णांक होता है। ये जो मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल क्रिया करेंगे तो ये पूर्णांक होगा। लेकिन अगर इसमें आणविकता तो पूर्णांक होगी, लेकिन जो अभिक्रिया की कोटि है इसका कुछ पार्ट मतलब क्या? फ्रैक्शन में। मतलब क्या होता है? ये प्रभाज होता है। प्रभाज भी हो सकता है क्योंकि उसका कुछ ही पार्ट रिएक्ट कर रहा है। एक मॉलिक्यूल है उसका पूरा पार्ट नहीं कर रहा, तो कुछ पार्ट कर रहा है, तो क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया, प्रभाज हो गया। क्लियर है ना? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इसके बाद देखो इसमें कि इसमें देखो, इससे अभिक्रिया के क्रियाविधि के बारे में जानकारी नहीं मिलती। ये जो है इसको डायरेक्ट देख के हमने सैद्धांतिक बोल दिया। क्या क्रियाविधि के बारे में बता रहा है कि कितनी चीजें इसमें क्रिया में पार्टिसिपेट कर रही है? ये नहीं बताता, लेकिन ये जो है क्रियाविधि की जानकारी बताता है कि P और Q यही जितना पार्ट है, यही सिर्फ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इसका मान शुद्ध नहीं होता, इसका मान शून्य कभी भी नहीं होता, क्योंकि जो अणु हैं वो सब उनके ऐड कर दोगे, कोई भी अणु है तो यहाँ पे क्या होगा? ये देखो यहाँ पे 2 अणुओं को जोड़ोगे, एक भी अणु है तो 1 आ जाएगा, कभी शून्य नहीं होगा। और बिना अणु के कोई अभिक्रिया होगी नहीं, इसलिए आणविकता कभी शून्य होगी नहीं। लेकिन इसका मान शून्य हो सकता है, क्यों? क्योंकि 2 अभिक्रिया है। 2 अभिक्रिया में हमने देखा कि यहाँ पे दोनों अभिक्रिया में कोई भी चीज इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही, किसी की भी सांद्रता बदल नहीं रही। बहुत सारे ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसमें सांद्रता नहीं बदलती। समझ में आ रही बात? कंसंट्रेशन नहीं चेंज होता, तो इसलिए इसका मान शून्य हो सकता है। इसका मान शून्य हो सकता है। उदाहरण इसका देख लो, देखते हैं O3 का अगर आणविकता निकालेंगे तो सिर्फ O3 है। कितना मॉलिक्यूल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है? 1 अणु। इधर वाले को देखते हैं, रिएक्टेंट को देखते हैं। इसमें देखो 2 N2O3 पार्टिसिपेट कर रहा है तो द्विअणुक हो गया। यहाँ पे 3 कर रहे हैं, 2 NO का और 1 O3 का, तो त्रिअणुक हो गया। ठीक है ना? लेकिन अब चलो हम देखते हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन लिया, इसकी कोटि में उदाहरण हम देखते हैं कि N2O5 है, कितना है? 1 है, तो यहाँ पे इसकी कोटि कितनी हो गई? 1। ऐसा समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है, इसका 1 अणु पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए कोटि 1 हो गई। इसको देख के नहीं बता सकते कि इसका 1 अणु है। बोलोगे कैसे? तो देखो ये एक इक्वेशन है, H2+Cl2, इसमें कितने हैं? कितना लग रहा है पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 H2 के और 1 Cl2 के, तो इसका कितना होना चाहिए कोटि? 2। लेकिन यहाँ पे कोटि देख के चौंक जाओगे, क्या होता है? शून्य, क्योंकि इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता बदल नहीं रही है। समझ में आ रही है बात? इसका कोई भी योगदान इसमें नहीं हो पा रहा है। तो अगर सांद्रता बदलती नहीं है यहाँ पे, तो देखो इसका जो कोटि होता है वो शून्य हो जाता है। क्लियर है ना यहाँ पे? तो ये जो सारी चीजें मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये सारी चीजें एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे हट जा रहा हूँ। क्रिया की दर क्या होती है? तो अभिक्रिया एक हो रही है, इसमें क्या हो रहा है कि जो अभिकारक है उसकी सांद्रता बदल रही है, वो कम होता जा रहा है अभिकारक, और जो उत्पाद है उधर साइड वाला उसकी सांद्रता बढ़ती जा रही है, वो बनता जा रहा है। अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारक कम होता जाता है और उत्पाद बनता जाता है। तो इसमें जो सांद्रता परिवर्तित होती है अभिक्रिया में, अभिकारक की या उत्पाद की, तो हर 1 सेकंड में या एकांक समय बोल सकते हैं, हर 1 मिनट में या हर 1 सेकंड में कितनी परिवर्तित होती है, उसी को बोलते हैं अभिक्रिया की दर। कैसे निकालेंगे? मान लो एक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक की सांद्रता पहले कितनी थी? पहले थी X2
और बाद में कितनी हो गई x1, तो इनका अंतर कितना हो गया x2 माइनस x1। टाइम एक टाइम पे t1 t2 से स्टार्ट होके कहाँ तक ये चला, तो टाइम का अंतर कितना हो गया t2 माइनस, या इसको छोड़ो, देखो और सिंपल इसको करते हैं कि एक टाइम में जो अभिक्रिया थी उसमें जो अभिकारक था उसमें कितने का कमी आया या कितना कम हो गया dx, कितने टाइम में dt टाइम में dx कम हो गया। बहुत सिंपल है, तो एक सेकंड में कितना कम हुआ होगा dx अपॉन dt, ये कम हुआ है इसलिए माइनस का साइन लगता है। तो ये जो है इसको बोलते हैं अभिक्रिया का दर। अभिकारक के लिए माइनस साइन लगता है लेकिन उत्पाद में ये बढ़ता है तो सिर्फ क्या हो जाता है dx अपॉन dt। चेंज जो कंसंट्रेशन में सांद्रता में जो परिवर्तन होता है जितना बढ़ता है और जितने टाइम में बढ़ता है, तो ये एकांक समय में जितनी चीज़ें ये सांद्रता में परिवर्तित होती हैं, परिवर्तन होता है, उसी को बोलते हैं अभिक्रिया की दर। देखो यहाँ पे लिख दिया x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये dx अपॉन dt होता है। अब मान लो कि एक वेग नियम है कि dx अपॉन dt, जो dx अपॉन dt है, एक है हमारा a, ये से बन रहा है b, a की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है dx, कितने टाइम में dt में, तो इसका जो दर हो गया अभिक्रिया की दर वो क्या हो गई dx अपॉन dt। अब ये dx अपॉन dt किस पे निर्भर करती है, अगर a ज़्यादा अमाउंट में होगा, अगर ये a ज़्यादा अमाउंट में होगा तो ये दर भी जल्दी जल्दी जो ये अभिकारक होगा उत्पाद में चेंज होगा, जितना ज़्यादा होगा। समझ में आ रही बात कि जितना ज़्यादा ये होगा अभिकारक उतना ही इसकी दर ज़्यादा होगी। तो ये अभिकारक के समानुपाती होता है। यहाँ पे देख लो अनुक्रमानुपाती होता है। देखो वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ हिंदी लैंग्वेज में, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे dx अपॉन dt किसके प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है a के। तो यहाँ पे देखो dx अपॉन dt अनुक्रमानुपाती का साइन हट गया तो एक k आ गया जो स्थिरांक होता है a। तो यहाँ पे ये लिखने का तरीका है जहाँ पे k क्या है, एक कांस्टेंट, एक स्थिरांक है जिसको दर स्थिरांक बोलते हैं। ए क्या है, जो सांद्रता है किसकी, किसी भी अभिकारक की। तो अभिक्रिया की दर उसके सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का साइन हटते हैं तो इक्वल का साइन जो आता है इसमें हम एक स्थिरांक आता है जिसको दर स्थिरांक बोलते हैं। तो ऐसे ये दर स्थिरांक आया है यहाँ पे। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो अभिक्रिया की दर है किन किन बातों पे ये निर्भर करती है। तो अभिक्रिया की दर, सीधी सी बात है कि अभिक्रिया की दर कब बढ़ जाएगी, जब सांद्रता ज़्यादा होगी, ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ प्रेजेंट होगा तो ज़्यादा रिएक्ट करेगा और ज़्यादा रिएक्ट करके ज़्यादा चीज़ें बनाएगा जल्दी जल्दी। तो सांद्रता के समानुपाती होती है, या अनुक्रमानुपाती लिखो या समानुपाती भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो कि ताप बढ़ने से क्या होगा, अगर किसी भी अभिक्रिया में ताप को बढ़ा दो तो ताप बढ़ने से ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा किसकी बढ़ती है, अणुओं की। अब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि वो आपस में एक दूसरे से जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे, जिससे क्या हो जाएगी, दर की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे तीसरी चीज आती है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक में क्या होता है कि अगर उत्प्रेरक करता क्या है कि अगर किसी भी अभिक्रिया में उसको डालो तो या उसकी अभिक्रिया की दर को कम कर देता है या बढ़ा देता है। अगर धनात्मक उत्प्रेरक है तो वृद्धि कर देता है, ऋणात्मक है तो कम कर देता है। अब देखो दाब, अगर दाब हम बढ़ा देते हैं, दबाव बढ़ा देते हैं तो जो अणु होते हैं वो पास आ जाते हैं, जिससे आयतन कम हो जाता है, लेकिन सांद्रता पास आने की वजह से सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया की दर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब देखो यहाँ पे अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में कुछ अंतर, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है बार बार एग्जाम में। तो देखो अंतर क्या लिखेंगे कि ये जो अभिक्रिया की दर है इसमें अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि से प्रदर्शित करते हैं। dx अपॉन dt सांद्रता में कमी है, माइनस लगा, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि है। लेकिन यहाँ पे दर स्थिरांक जो है यहाँ पे k, ये एक समानुपाती स्थिरांक है जो अभिक्रिया की दर और अभिकारक के सांद्रता के संबंध को व्यक्त करने पर आता है। अभी बताया था ना कि कितना इसका जो दर है और इसकी सांद्रता कितनी है अभिकारक की, इसमें इक्वल का साइन लाने के लिए ये स्थिरांक आता है। इसके बाद दूसरा है, यहाँ पे देख लो कि अभिकारक की अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर करती है। दर अभी दिखाया था
जो dx/dt था सांद्रता A पे निर्भर कर रहा था, लेकिन ये जो है ये एक स्थिरांक है, सांद्रता पे निर्भर नहीं करता। तीसरा देखो, अभिक्रिया के दर की इकाई, इसकी इकाई क्या है, ध्यान दो, अभिक्रिया की दर क्या होती है, dx/dt, इकाई क्या, x क्या है, x क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर है। जितना कंसंट्रेशन कम हो रहा है, कितने लीटर में कितना मोल कम हो रहा है और कितने सेकेंड में कम हो रहा है, मतलब इसकी इकाई कभी भी क्या होगी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होगी। लेकिन यहाँ पे जो दर स्थिरांक है, हम आगे पढ़ेंगे कि दर स्थिरांक का जो इकाई होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि किसी अभिक्रिया की कोटि कितनी है, ये कोटि पे निर्भर करता है। कोटि अभी मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, जो चीज़ें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से प्रिपेयर किया करो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।